हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2006 में रिलीज हुई स्लैशर मूवी आई विल ऑलवेज नो व्हाट यू डिड लास्ट समर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं सिल्वियन वाइट और राइटर हैं माइकल वेस्ट। इस फ्रेंचाइज की ये तीसरी मूवी है और आई स्टिल नो का स्टैंड अलोन सीक्वल इसे कह सकते हो। इस फ्रेंचाइज के बारे में अगर आप नहीं जानते तो पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, पहले उसे चेक कर लो। और इस मूवी से जुड़े जो भी अनसुने फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 4 जुलाई 2005 को कोलोराडो के टाउन ब्रोकन रिज में, जहां पे 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी सेलिब्रेशन में हम दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें है एम्बर, उसका बॉयफ्रेंड कॉल्बी और जोई। वो सब फिशरमैन के लेजेंड के बारे में बात कर रहे थे कि हर 4 जुलाई को फिशरमैन वापस आता है और उन टीनेजर्स को मार देता है जिन्होंने कोई राज छुपा के रखा होता है। द हुक के लेजेंड से ये शुरू हुई थी फ्रेंचाइज। अब हुक को रिप्लेस करके फिशरमैन खुद इसमें लेजेंड बन चुका है। अब वो और भी टीनेजर्स को मारने लगा है, पर यह सर्विस वर्ल्ड वाइड है या फिर सिर्फ यूएस तक सीमित है। खैर, लैंस नाम का लड़का जो एम्बर को पसंद करता है, उसने मेले में खिलौनों की दुकान लगाई हुई थी। लैंस का कजन पीजे भी इस ग्रुप का हिस्सा है और वो टाउन के शेरिफ डेविस का बेटा है। शेरिफ भी मेले में मौजूद है और उसके साथ डेप्यूटी हैफनर भी। मेन बात यह है कि हैफनर भी एम्बर को पसंद करता है। और कौन कौन पसंद करता है बता देना। इन सभी दोस्तों के बड़े बड़े सपने हैं। ये सब अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं अपने ड्रीम्स को परस्यू करने, और बस सबको यही लगता है कि हम दुनिया बदल देंगे। पर फिलहाल उनकी दुनिया बदलने मेले में ही आ गया फिशरमैन और उसने इन्हीं दोस्तों के ऊपर अटैक किया। कोल्बी के हाथ पे तो हुक भी लग गया, पर किसी तरह सब भाग निकले। मेले में अफरा तफरी मच चुकी थी क्योंकि फिशरमैन सबके बीच में ही भाग रहा था। जान बचाते हुए पीजे चढ़ गया एक बिल्डिंग की छत पर, लेकिन उसके पीछे फिशरमैन भी ऊपर पहुंच गया। पीजे बाउंड्री पे स्केट बोर्डिंग करके जान बचा रहा था और इसी चक्कर में वो सीधा नीचे जा गिरा और उसके गिरते ही फिशरमैन गायब। यहाँ पे हमें पता चला कि फिशरमैन असल में रॉजर था, इस ग्रुप का एक और दोस्त। और ये सब असल में एक प्रैंक था जो इन्होंने अलग होने से पहले एक आखिरी बार फन करने के लिए प्लान किया था। पीजे जो छत से कूदा वो भी प्लान का हिस्सा था। उसने पहले से नीचे गद्दे रखे हुए थे, पर दिक्कत ये हो गई कि किसी ने उन गद्दों को नीचे से हटाकर वहां पे ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, जिस वजह से ट्रैक्टर का स्मोक स्टैक पीजे के आर पार हो चुका है और वो गिरते ही मर चुका है। प्रैंक भारी पड़ गया। अब दोस्तों के बीच फिर से वही बहसबाजी होने लगी कि ये तेरा आइडिया था, तूने प्लान किया था, वो सब। ब्लेम गेम के बाद फिर मुद्दे की बात शुरू हो गई। एम्बर कह रही थी कि हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन कोल भी इसके खिलाफ था और बाकी दोनों भी उसी के साथ थे। उसका वही कहना था कि फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी इस प्रैंक के बारे में कोई और नहीं जानता, बस हम दोस्त जानते हैं। तो अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो सबको यही लगेगा कि सच में फिशरमैन आया था और उसी की वजह से पीजे मारा गया। सच बताएंगे तब भी पीजे का डैड हमें फंसा ही देगा। इससे अच्छा है कि ना बताएं और इसे राज रखें। कोल्बी के हाथ पे जो कट लगा था वो भी फेक था, किसी को जरा भी शक ना हो इसके लिए उसने सच में हुक से अपने हाथ को चीर लिया। फिर उन चारों ने कसम खाई कि ये बात मरते दम तक किसी को बताएंगे नहीं। फिशरमैन वाले कपड़े उन्होंने जला दिए और जो हुक रॉजर ने ईबे से मंगाया था, जिसे वो असली फिशरमैन यानी कि बेन विलिस का हुक बता रहा था, उसे कोल्बी ने लेक में फेंक दिया और ये बात यहीं पे दबा दी गई। फिर हम आते हैं 1 साल आगे, 1 जुलाई के दिन, जब एम्बर अपने टाउन में वापस लौटी है और सबसे पहले पीजे की ग्रेव पे पहुंची है। इसके बाद वो एक पार्टी में गई जहां पे उसे लैंस मिला जो कि अब माउंटेन रिजॉर्ट के लिए काम करता है। एम्बर को लगा था कि कॉल्बी तो एलए में पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन वो भी उसे पार्टी में ही मिल गया। वो टाउन में ही रहता है और पूल बॉय की नौकरी करता है। उस रात के बाद से चारों दोस्तों की कभी बात ही नहीं हुई, इसलिए एक दूसरे के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता और ना ही ये पता करना चाहते हैं। एम्बर को लग रहा था कि कोल्बी आज भी उसका बॉयफ्रेंड है, पर कोल्बी ने उसे मुंह पे बोल दिया कि मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। एम्बर कहती रह गई कि कोल्बी कुछ बोल भी, पर वो नहीं बोला और वहां से चला गया। फिर एम्बर रोते हुए कार लेकर वहां से निकल गई और शाम को कहीं पे अकेले बैठकर रो रही थी कि तभी उसके पास डेप्यूटी हैफनर आ गया, जिसने उसे तसल्ली दी कि अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। पर एम्बर बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। वो घर पहुंची तो उसे एक लेटर मिला जो उसके पेरेंट्स ने छोड़ा था क्योंकि वो टाउन से बाहर गए हुए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्बर का रूम उसके दोस्तों की फोटो से भरा पड़ा है। एम्बर सो गई, पर रात में अचानक से उसकी आंख खुली क्योंकि बाहर से कुछ आवाज आ रही थी।
उसने अपना फोन देखा तो फोन पे 50 मैसेजेस आए हुए थे और सब में लिखा था आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। ये देखकर एम्बर सीधा जोई की शैक पे पहुंची जहाँ पे जोई अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस कर रही थी और वो एम्बर से नाराज भी थी क्योंकि एम्बर ने अचानक से उससे किनारा जो कर लिया था। पर जब एम्बर ने उसे वो मैसेजेस दिखाए तब उसने एम्बर को अलाउ कर दिया कि आज रात तुम यहीं पे सो जाओ। फिर अगली सुबह वो दोनों रॉजर के पास पहुंचे जो कि अब स्की लिफ्ट्स को रिपेयर करता है। यानी दुनिया तो इन्होंने बदल दी अपनी। उन्होंने रॉजर को वो मैसेजेस दिखाए तो उन्हें देखकर रॉजर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने बोला कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन इस बार खुद एम्बर ने मना कर दिया क्योंकि सच बताने के लिए अब देर हो चुकी है। 1 साल से पुलिस ऐसे किलर को ढूंढ रही है जो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये जाके पुलिस को बताएंगे वो तो एक प्रैंक था जिसमें पीजे गलती से मारा गया, तो पीजे के डैड का क्या हाल होगा जो 1 साल से लगे हुए हैं। एम्बर ने रॉजर को बोला कि अभी के लिए तुम अपना मुंह बंद रखना। दोनों वहां से निकल गई और रास्ते में कार रोक कर अपने पुराने दिन याद करने लगी कि तभी उनके पास शेरिफ आ गया जो पीजे की डेथ के बाद से पहले जैसा नहीं रहा। और अब क्योंकि 4 जुलाई फिर से आने वाली है इसलिए ये टाइम उसके लिए बहुत ज्यादा टफ है। फिर वहां से जोई पहुंची कोल्बी के पास उसे सब कुछ बताने, पर कोल्बी ने उसे साइड में ले जाकर साफ साफ समझा दिया कि अगर मैसेज एम्बर के पास आए हैं तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम लोग मुझसे दूर रहो। ये सुनकर जोई तो वहां से चली गई, पर कोल्बी को फ्लोर पर पानी से लिखा हुआ मिला आई नो व्हाट यू डिड, यानी प्रॉब्लम उसकी भी है। इधर एम्बर बाइक लेकर पहाड़ों पे पहुंच चुकी थी फोटोज लेने, लेकिन जब वापस जाने का टाइम हुआ तब उसने देखा कि किसी ने उसकी बाइक के टायर्स को चीर दिया था। अब नीचे जाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो थी स्की लिफ्ट। लिफ्ट लेकर वो नीचे जाने लगी, तभी सामने से आ रही लिफ्ट में उसे फिशरमैन दिखाई दिया, पर उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। तभी अचानक उसकी लिफ्ट हिलने लगी क्योंकि फिशरमैन उसकी लिफ्ट के ऊपर कूद चुका था। उसने हुक मार के ग्लास भी तोड़ दिया और तभी कैमरा में उसकी फोटो खींच गई। वो फोटो ले जाकर एम्बर ने कोल्बी और जोई को दिखाई और कोल्बी का थोड़ा बहुत शक तो रॉजर के ऊपर भी जा रहा था, मगर रॉजर तो खुद परेशान है। जो भी उस रात हुआ था उसकी वजह से वो इतना ज्यादा टूट चुका है कि उसने खुद अपनी जान लेने का फैसला कर लिया है। पहले तो उसने रज के नशा किया, फिर अपना आखिरी नोट लिखा और उसके बाद वही हुक निकाला जो कोल्बी ने लेक में फेंक दिया था। पर क्योंकि ये असली फिशरमैन का हुक है इसलिए रॉजर ने इसे फिर से निकाल लिया था। ये हुक बहामास से आया है जहाँ पे बेन विलिस मरा था और अब इसी हुक से रॉजर अपना हाथ चीरने वाला है। लेकिन उससे पहले फिशरमैन वहाँ पे खुद ही आ गया और उसने रॉजर की मुश्किल आसान कर दी, उसका गला चीरकर। कुछ देर बाद वो तीनों भी वहाँ पे आ गए और रॉजर की बॉडी देखकर तीनों सुन हो चुके थे। पर जब उन्हें रॉजर का आखिरी नोट मिला तब उन्हें लगा कि उसने खुद अपनी जान ली है। तीनों वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे आ गया डेप्यूटी हैफनर, जिसने उन तीनों को पकड़ लिया और उनके पास रॉजर का आखिरी नोट था जिसकी वजह से तीनों बच गए। लेकिन जब तीनों वापस एम्बर के घर पहुंचे तो पूरे घर में एम्बर के दोस्तों की फोटोज के टुकड़े बिखरे पड़े थे और एम्बर के रूम में फोटोज को जोड़कर लिखा हुआ था सून, जिससे वो समझ गए कि रॉजर को मारा गया है और आगे इनके साथ भी वही होगा। अगले दिन वो तीनों लैंस के पास पहुंचे क्योंकि उन्हें लैंस के ऊपर शक था, पर सीधे सीधे वो बोल नहीं सकते थे इसलिए घुमा फिरा के उससे पूछ रहे थे। तब परेशान होकर वो बोला कि मेरी चिंता मत करो, मेरे अंकल की चिंता करो, शेरिफ डेविस की। वो कल मेरे पास आए थे किसी सीक्रेट के बारे में जानने के लिए। रॉजर के नोट पे लिखा हुआ था ना, शेरिफ फिशरमैन हो सकता है, ये उन्होंने सोचा नहीं था, पर कल उसके बेटे की डेथ एनिवर्सरी है तो क्या पता वो बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो। वो तीनों एक डायना में जाके शेरिफ के बारे में ही डिस्कस करने लगे। तभी शेरिफ खुद वहां पे आ गया तो कोल्बी बोला कि इसे मैं अपने तरीके से समझा दूंगा। उसने क्या किया, एक नोट लिख के शेरिफ की कार पे छोड़ दिया, उसे ही धमकी देते हुए। मास्टर प्लान। उधर रात में जोई अपनी शैक में अकेली थी, तभी फिशरमैन उसके पास आ गया और फिशरमैन था पीजे, जिसने जोई को मार डाला। बस तभी वो जाग गई और जब जागी तो फिशरमैन ने उसे दोबारा मार दिया। तब कहीं जाके वो सच में जागी, पर जब जागी तो देखा कि उसके आसपास सोफा, कुशन सब कुछ फटा हुआ था, उसका गिटार भी टूटा हुआ था, यानी फिशरमैन सच में आया था। एम्बर भी जोई के पास ही जा रही थी, तभी अचानक पीछे से लैंस ने आकर उसे डरा दिया। उसकी बाइक पे किसी ने स्क्रैच मार के लिख दिया था यू नो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी सब कुछ जानता है। उस प्रैंक के बारे में पीजे ने उसे बता दिया था, फिर भी आज तक उसने मुंह नहीं खोला, सिर्फ एम्बर की वजह से। लैंस को लग रहा था कि ये कोल्बी का काम है, जबकि कोल्बी कितनी तगड़ी प्लानिंग करता है वो हमने देख ही लिया। फिलहाल वो पूल में था, तभी फिशरमैन ने उसके पैर में हुक घुसा के उसे पकड़ लिया, पर किसी तरह वो बच निकला। फिर चारों जोई की शैक में मिले और वहां पे डिसाइड हुआ कि अगर शेरिफ ये सब कर रहा है तो हमें डेप्यूटी हैफनर को सब कुछ सच सच बताना होगा, वही हमें बचा सकता है। चारों हैफनर के घर पहुंचे, लेकिन वहां पे पार्टी चल रही थी जिसमें शेरिफ भी मौजूद था, इसलिए वो कुछ नहीं बता पाए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह होते ही हम चारों इस टाउन से निकल जाएंगे। 4 जुलाई को टाउन में ही नहीं होंगे तो मरेंगे भी नहीं।
पर अगले दिन जब निकलने की बारी आई तो जोई ने मना कर दिया क्योंकि टाउन फेस्टिवल में बड़े टैलेंट स्काउट आने वाले हैं जिनके सामने परफॉर्म करके जोई की जिंदगी बन जाएगी, इसलिए वो तो कहीं नहीं जा रही। लेकिन कोल भी तो जाने के लिए उतावला हुआ पड़ा था। वो असली फिशरमैन वाला हुक भी साथ लेकर आया था रास्ते में फेंकने के लिए। पर एम्बर बोली कि अगर जोई नहीं जा रही तो हम उसे अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे, हम उसका शो एंड होने तक वेट करेंगे, उसके बाद चारों साथ में निकल जाएंगे, पर हमें एक साथ रहना है। वैसे भी वहां पे इतनी भीड़ होगी तो हम सब सेफ ही रहेंगे। इस बीच एम्बर ने लैंस को बताया कि प्रैंक का आइडिया उन्हें कहां से आया था, वही ओरिजिनल मूवी में जो साउथ पोर्ट में किलिंग्स हुई थी और उसके बाद बहामास में उनसे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 4 टीनेजर्स किल्ड, जो कि गलत है। तो कुछ इस तरह ये मूवी पहले 2 पार्ट से खुद को जोड़ती है। खैर रात में वो चारों फेस्टिवल में मिले जहाँ पे शेरिफ भी था और डेप्यूटी हैफनर भी। जोई ने अपना शो किया जिसके बाद वो निकल ही रहे थे कि तभी फिशरमैन ने अटैक कर दिया और बचने के चक्कर में जोई अलग हो गई, जिस वजह से आखिर में मारी गई, जिंदगी बन जाएगी। जोई की बॉडी के पास शेरिफ आ गया, इसलिए एम्बर और लैंस छुप गए, लेकिन जल्दी पकड़े भी गए। वो शेरिफ को समझा रहे थे कि इसे हमने नहीं मारा कि तभी पीछे से फिशरमैन आया और शेरिफ को बेहुक करके ले गया। कोल भी अकेला ही किचन में शराब पी रहा था तो अगला नंबर उसी का लग गया। हुक उसके जबड़े में घुसाकर फिशरमैन उसे भी खींच कर ले गया। उन दोनों को उसकी बॉडी मिली डस्टबिन में, जिसे देखकर दोनों जल्दी से बाहर भागे, पर बाहर उन्हें डेप्यूटी हैफनर ने रोक लिया। एम्बर उसे बताना चाह रही थी कि पिछले साल असल में क्या हुआ था, लेकिन वो भी पहले से जानता है। रॉजर ने पिछले हफ्ते उसे सब कुछ बता दिया था, पर वो भी चुप रहा सिर्फ एम्बर की वजह से, इसलिए बार बार एम्बर को बोल रहा था कि अगर कोई परेशानी है तो बता दो। लेकिन अब वो एम्बर को ही किलर समझ रहा है क्योंकि एम्बर की कार में से उसे हुक मिला है, वही असली फिशरमैन वाला जो कोल भी ने रखा था। पर जल्दी वो दोनों हैफनर को किलर समझने लगे उसकी कार में पड़ी जोई की बॉडी देखकर। लेकिन इतनी कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि असली फिशरमैन खुद ही सामने आ गया। हैफनर ने उस पे कई गोलियां चलाई लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हैफनर को उठा के फोक लिफ्ट में फिट कर दिया। इतने में मौका देखकर लैंस ने उसे कार से कुचल दिया, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो है असली फिशरमैन अनडेड बेन विलिस, जो मरने के बाद भी रुका नहीं, यानी उसका लेजेंड सच है। वो हर साल उन टीनेजर्स को मारता है जो कोई गलत राज छुपा के रखते हैं। उसने इन दोनों के ऊपर भी अटैक कर दिया, पर एम्बर ने उसके हाथ में उसका असली हुक घुसा दिया, जिस वजह से वो गायब हो गया। इससे एम्बर समझ गई कि उसके असली हुक से उसे खत्म किया जा सकता है, ये हुक ही उसकी वीकनेस है। वो दोनों अच्छी खासी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बेन ने अचानक से आके उनकी सारी प्लानिंग बेकार कर दी और लैंस को बुरी तरह इंजर्ड भी कर दिया। एम्बर एक थ्रेशर चला के उसे पीसना चाह रही थी, पर उसने दरवाजा उखाड़ के ही फेंक दिया। फिर एम्बर को घसीट कर थ्रेशर के सामने ले गया उल्टा उसे पीसने के लिए, पर तभी लैंस बीच में कूद पड़ा, जिसके चलते एम्बर को मौका मिल गया और मौका मिलते ही उसने हुक घुसा दिया बेन के सर में। कोई कसर बाकी न रह जाए इसके लिए बेन को थ्रेशर में धकेल के उसके चीथड़े भी कर दिए। तब कहीं जाकर उन दोनों की जान बची। फिर हम आते हैं 1 साल आगे, जब एम्बर अपनी कार में रेगिस्तान से जा रही थी फोन पे लैंस से बात करते हुए, लेकिन अचानक से कार का टायर पंचर हो गया और जब उसने उतर के देखा तो पाया कि टायर को चीर रखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती पीछे से फिशरमैन ने उस पर अटैक कर दिया और उसकी चीख के साथ ये मूवी हो गई खत्म। एक फाइनल स्केयर के साथ इस फ्रेंचाइज की सारी मूवीज एंड होती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस मूवी ने पिछले 2 पार्ट्स के साथ कनेक्शन भी बना दिया, यहाँ तक कि ओरिजिनल किलर को भी वापस ले आए, पर वही बात लोगों को हजम नहीं हुई। वैसे मुझे 2000s की स्लैशर्स बहुत पसंद है, इसकी भी सेम वही टोन है। टेक्सास चेनसो मैसेकर, द बिगिनिंग जैसी डार्क और रस्टिक वाइब, और दोनों मूवीज एक ही साल में रिलीज हुई थी, बल्कि ये उससे पहले हुई थी। जिस तरह से इस फिल्म में बड़े बड़े मेटल्स को दिखाया गया है वाइब सेट करने के लिए, वो भी बहुत अच्छा है, जैसे स्की रिजॉर्ट, वेयर हाउस वगैरह। और ओपनिंग में भी हमें चकमा दिया गया था वो प्रैंक दिखाकर। पूरी फील मूवी की अच्छी जा रही थी, बस आखिर में जो फिशरमैन वाला रिवील आया उसने पूरी मूवी खराब कर दी। जबकि वो रिवील भी बुरा नहीं है और अनडेड बनने के बाद बेन का जो लुक है वो भी खतरनाक है, लेकिन ये दोनों चीजें आपस में फिट नहीं बैठी। जो पूरी मूवी है और जो आखिर का रिवील है, दोनों अच्छे हैं लेकिन अलग अलग, साथ में दोनों ही बचकाने लगते हैं। जैसे कि अनडेड बेन विलिस जो गोलियों से नहीं रुक रहा, किसी से उसे कोई डर नहीं है, एकदम शैतान का रूप है। एंडिंग से पहले वो क्या क्या कर रहा था, एम्बर के फोन पे मैसेज कर रहा था, पानी में उंगली डुबा के फ्लोर पे मैसेज लिख रहा था, साइकिल के टायर फाड़ रहा था, फोटोज के टुकड़े करने के बाद उन्हें जोड़ के कलाकारी कर रहा था। ये सब उसके लुक के साथ जा ही नहीं रहा। तो अगर ये दोनों चीजें अलग कर दी जाएं, एक तो ये पूरी मूवी जिसकी एंडिंग में फिशरमैन किसी इंसान को ही दिखाना चाहिए था, शेरिफ हो सकता था, डेप्यूटी हो सकता था, लैंस हो सकता था, पर ये सारे तो यूजुअल सस्पेक्ट थे। तो अगर और कुछ ट्विस्टेड करना था तो रॉजर हो सकता था, तब ये मूवी अच्छे से हजम हो जाती। और ये जो अनडेड बेन विलिस वाला रिवील है, इसके लिए अलग
अलग ही मूवी बनती जिसमें शुरू से बेन का तौर तरीका डरावना होता, ना कि बचकाना। इस तरह से बनती तो ये दोनों ही मूवीज लोगों को पसंद आती, पर साथ में मिल गई तो अचानक से मजाक बन गया। जबकि मूवी भी एकदम सीरियस है और रिवील भी एकदम सीरियस है, फिर भी साथ मिले तो मूवी मजाक बन के रह गई। पर अब मुझे यकीन है कि जल्दी ये मूवी कल्ट क्लासिक बन जाएगी। ये जो नए सीक्वल्स आ रहे हैं इनकी वजह से, उनसे ज्यादा बचकाना भला क्या होगा। एक और सिली चीज यह है कि बेन का अंत उसके असली हुक से किया जा सकता है, जबकि कोई भी हुक उसका असली हुक कैसे हो सकता है। वो हुक तो उसने खुद मैक्स के गोदाम से उठाया था। इसका मतलब जब वो मर के वापस आया तब भी उसने दोबारा कहीं से हुक उठाया ही होगा, खरीदा तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है। तो जब उसे दुनिया भर के टीनेजर्स के सीक्रेट पता है तो क्या ये नहीं पता कि उस हुक से उसका अंत हो सकता है। सबसे पहले तो उसे वही हुक को कब्जे में लेना चाहिए था, उसकी पावर और बढ़ जाती, वो तो इमॉर्टल ही हो जाता। और हुक लेना भी कोई मुश्किल नहीं था, उसके सामने ही पड़ा था। जब उसने रॉजर को मारा तब हुक वहीं पे था, तो नया हुक फेंक के असली उठा लेता। ऐसी बहुत सी बचकानी चीजें एकदम से हैंड में आ गई मूवी के, जिससे सारा मजा खराब हो गया। वरना मूवी की वाइब तगड़ी है और स्लैशर फ्रेंचाइजीज के लिए ये कोई नई बात भी नहीं है, ये एकदम कॉमन है कि विलन आखिर में अनडैडी बन जाता है, उसके बाद ही और सीक्वल्स बन पाते हैं। अगर फ्रेंचाइज स्क्रीम नहीं है तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये मूवी थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई थी, सीधा डीवीडी पर आई थी और उसमें भी बहुत बुरा रिस्पांस मिला था इसे। जब ये मूवी बन के तैयार हुई तो मूवी देख के सोनी पिक्चर्स ने डिसाइड कर लिया था कि ये थिएटर में रिलीज होने लायक नहीं है। सोनी ने अपनी छोटी कंपनी डेस्टिनेशन फिल्म्स के जरिए इस मूवी को रिलीज करवाया, जबकि बाकी सारे पार्ट्स कोलंबिया पिक्चर्स के थ्रू रिलीज किए थे। वैसे ये मूवी सन 2000 में ही अनाउंस हो गई थी, पर बनने में इसे 6 साल लग गए, क्योंकि पहले मूवी की कहानी कुछ और थी। उसमें रे और जूली भी वापस आने वाले थे, पर बाद में उस स्क्रिप्ट को हटा दिया गया और एक नई स्क्रिप्ट लिखी गई। उसके बावजूद भी इस मूवी में जूली का कैमियो होने वाला था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। पहले इस मूवी की कहानी भी कुछ और थी, ये किसी जंगल में बेस्ड होती, पर वो आइडिया भी निकाल दिया गया। ओरिजिनली इसके डायरेक्टर थे जो चैपल, जिन्हें एंड टाइम पे निकाल दिया गया था। लास्ट मिनट पे उनकी जगह ली सिल्वियन वाइट ने, और 2 हफ्तों के अंदर उन्हें सारी तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि शूटिंग स्टार्ट करनी थी। लोकेशन वगैरह, शेड्यूल, सब कुछ 2 हफ्ते के अंदर ही फिक्स किया गया। और मूवी मॉडर्न है, फिर भी मूवी के अंदर आपको CGI दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सिल्वियन वाइट को प्रैक्टिकल इफेक्ट चाहिए थे जिसमें गोर ज्यादा रियल लगता है। उसी की वजह से मूवी की वाइब है। जो बेन का लुक है वो भी। डायरेक्शन के लिए डेमन सैंटो स्टेफानो को भी कंसिडर किया गया था। जोई का रोल जेसिका स्ट्रूप को मिला था, लेकिन हरिकेन कैटरीना की वजह से वो शूटिंग पे नहीं आ पाई। फिर उनकी जगह रोल मिल गया टोरी डेविटो को, जो इत्तेफाक से जेसिका की अच्छी दोस्त है। और टोरी से पहले ये रोल मिलने वाला था अलेक्जेंड्रा टोरेसानी को, दोनों के नाम में टोरी है। इस मूवी का ओरिजिनल टाइटल था द हुक। जो ओपनिंग सीन है वो असली कार्निवल में शूट हुआ था, असली कार्निवल वर्कर्स के साथ। रॉटन टोमेटोज पे इस मूवी का स्कोर 0% है। अब सोच लो किस लेवल की हेट मिली होगी इसे। इस फ्रेंचाइज की इकलौती मूवी जिसमें रे और जूली नहीं है। स्टार्टिंग में जो पार्टी वाला सीन था वो दिन के बजाय रात में होने वाला था ओरिजिनली, और ऐसे कई सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। बॉडी काउंट है इसका 5, एम्बर को मिला लो तो 6। ये थे मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। यहाँ पे एक और मेजर सीरीज एंड होती है। इसमें आपने फिशरमैन की पूरी जर्नी देख ली, और 5 दिन के अंदर ये सीरीज खत्म कर दी मैंने, जो कि आई गेस मेरा नया रिकॉर्ड बन चुका है। वो भी जो नया सीक्वल है वो लेट आया था बहुत, आधा दिन निकाल के आया, वरना 4 दिन में ही मैं इसे खत्म कर देता। सीरीज आपको पसंद आई तो लाइक कर देना और कॉमेंट करके बताओ कि पूरी सीरीज की बेस्ट मूवी कौन सी थी। ज्यादा कॉमेंट्स होंगे तो अगली सीरीज भी जल्दी आएगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सारे सीक्रेट पहुंचा दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको सब कुछ जानने के लिए मिल जाएगा कि अगली वीडियो कौन सी आने वाली है, कब तक आने वाली है, सब कुछ। एक और चीज एड्रेस करना चाहूंगा, ओरिजिनल मूवी की वीडियो पे कई लोग कह रहे हैं कि मैंने उसमें बहुत ज्यादा यैपिंग कर दी, ज्यादा ज्ञान दे दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था। पर वो वीडियो एक ही बार बनने वाली थी, इसलिए इतना बोला। उसकी वजह से बाकी 3 पार्ट्स में मुझे नहीं बोलना पड़ा। और चाहे अब इस फ्रेंचाइज में 20 मूवीज और आ जाएं, मुझे सिचुएशन समझाने के लिए दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। तो हर एक फ्रेंचाइज को ढंग से एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, वरना मैं ज्यादा बोलने वालों में से नहीं हूँ। एक और चीज, काफी लोग बोल रहे हैं वर्ष 2 पे वीडियो लाओ, लेकिन उस पे वीडियो तभी आएगी जब वो डिजिटली रिलीज हो जाएगी, उससे पहले नहीं। थिएटर्स में जाके देखो अगर सपोर्ट करना है तो, वरना मुंजिया 2 तो आ ही रही है। खैर मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।